गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम इन टारगेट नर्सिंग एकेडमी जयपुर। आज हमारा जो इम्पोर्टेंट सेशन है वो है पीडियाट्रिक्स के क्वेश्चंस का। हम इसमें डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पीडियाट्रिक्स के क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है मैक्रोसोमिक बेबी वेट इज। फर्स्ट वन हम बात करते हैं कि नॉर्मल बेबी का जो वेट होता है, नॉर्मल बेबी वेट वो कितना होता है। नॉर्मल बेबी का वेट होता है 2.5 टू 4 किलोग्राम। कितना होता है? 2.5 टू 4 किलोग्राम। अगर लेस देन 2.5 किलोग्राम हो तो उसको हम बोलते हैं लो बर्थ वेट बेबी। अगर वेट अगर 1.5 किलोग्राम से कम हो तो उसको बोलते हैं वेरी लो बर्थ वेट बेबी। अगर 1 किलो से भी कम हो तो उसको बोलते हैं एक्सट्रीम लो बर्थ वेट बेबी, लो बर्थ वेट बेबी। अगर इसी बेबी का वजन मोर देन 4 किलोग्राम हो जाए तो उसको हम बोलते हैं मैक्रोसोमिक बेबी, मैक्रोसोमिक बेबी। तो हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि मैक्रोसोमिक बेबी इज। तो मैक्रोसोमिक क्या होता है? मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, और सोमा वर्ड जो यूज होता है वो हम करते हैं बॉडी के लिए, यानी कि वो बच्चा जिसका वजन क्या है 4 किलो से ज़्यादा है, जिसकी बॉडी बड़ी है, जिसके बॉडी का वेट ज़्यादा है, उसको हम बोलते हैं मैक्रोसोमिक बेबी। और मैक्रोसोमिक बेबी कितना होगा? मोर देन 4 किलोग्राम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 4 किलोग्राम से ज़्यादा, यानी 4 किलो से ज़्यादा का जब बच्चा होगा वो क्या होगा? मैक्रोसोमिक बच्चा होगा। मोर देन 3.5 किलो अप टू 4 kg क्या होता है? नॉर्मल। तो ये किसके अंदर आएगा? नॉर्मल के अंदर। और 3 किलोग्राम वाला भी नॉर्मल के अंदर। और मोर देन 4.5 की हमारे रेंज जो है वो कितना है? अप टू 4। अगर 4 किलो तक का है तो नॉर्मल, और मोर देन 4 तो ये तो ज़्यादा हो गया। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एप्रोप्रिएट फॉर गेस्टेशनल एज बेबी। एप्रोप्रिएट फॉर गेस्टेशनल एज का मतलब क्या है? इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। इसमें 2 कर्व होते हैं। इसको हम बोलते हैं वेट फॉर एज ग्राफ, वेट फॉर एज ग्राफ, या फिर हम इसको बोलते हैं परसेंटाइल चार्ट, परसेंटाइल चार्ट। इसके अंदर क्या होता है? जो फर्स्ट जो कर्व होता है वो 10th परसेंटाइल पे होता है, सेकंड कर्व 90th परसेंटाइल पे होता है। इसमें और क्या होगा? अगर बेबी का वजन इस एक साइड तो क्या होगा? इधर वेट होगा और इधर एज होगी। अगर किसी मान लो कि यहाँ पे अगर वेट हो और इस एज पे हो, और अगर इसका कर्व यहाँ पे है तो हम इसको क्या बोलेंगे? ये किसके बीच में है? 10th और 90th के बीच में। अगर इसी तरीके से ऐसे हो कि ये यहाँ पे हो और ये यहाँ पे हो तो ये किससे ऊपर है? 90th से ऊपर, 90 से ऊपर है। और अगर कुछ इसी तरीके से अगर ये यहाँ पे हो और ये कर्व इस तरीके से हो, यानी कि ग्राफ की एक वैल्यू यहाँ पे हो, एक वैल्यू यहाँ पे हो, एक वैल्यू यहाँ पे हो, तो जो 10 से नीचे है, जो लेस देन 10 है, उसको हम बोलते हैं स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज, स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज। यानी कि इसका मतलब क्या है कि किसी पर्टिकुलर एज पे बेबी का जो वजन है वो क्या है? उसके नॉर्मल से कम है, उसको बोलेंगे स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज या SGA, स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज। अगर ये इन दोनों के बीच 10th और 90th के बीच में है, यानी कि 10 और 90 के बीच में है, तो इसको हम बोलते हैं एप्रोप्रिएट फॉर गेस्टेशनल एज बेबी, AGA, एप्रोप्रिएट फॉर गेस्टेशनल एज। और अगर 90th से ज़्यादा है, 90 से ज़्यादा है, तो उसको हम बोलते हैं लार्ज फॉर गेस्टेशनल एज बेबी। तो हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि एप्रोप्रिएट फॉर गेस्टेशनल एज बेबी वेट। तो इसका वेट कितना होता है? वेट बिटवीन 10th टू 90th परसेंटाइल, बिल्कुल सही बात है। मोर देन 90th परसेंटाइल तो ये किसको इंडिकेट करेगा? लार्ज फॉर गेस्टेशनल एज बेबी को। अगर लेस देन 90th है तो ये किसको करेगा? APA को। लेकिन इसकी जो वैल्यू है, जो हमारी वैल्यू है वो कितनी होगी? 10 से लेके 90 तक, इसके बीच में अगर होगा तो वो कैसा होगा? APA, यानी अप्रोप्रिएट फॉर AGA, अप्रोप्रिएट फॉर गेस्टेशनल एज। और अगर लेस देन 10th परसेंटाइल है उसको हम बोलते हैं स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज बेबी। तो हमारा जो राइट आंसर हो, करेक्ट आंसर होगा वो होगा वेट बिटवीन 10th टू 90th परसेंटाइल अकॉर्डिंग टू एज। तो हमारा राइट आंसर इज फर्स्ट, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पोंड्रल इंडेक्स। पोंड्रल इंडेक्स क्या होता है? जब हमारा बेबी या फिटस जब वूम के अंदर ग्रो कर रहा होता है तो उसके क्या होता है? हाइट और लेंथ दोनों बढ़ती है। हाइट इंक्रीज होगी, लेंथ इंक्रीज होगी, या फिर हम बोले कि वेट भी इंक्रीज होगा। अब क्या होता है कि इनमें से पोंड्रल इंडेक्स किसको शो करता है? कि अगर हाइट भी डिक्रीज हो जाए और वेट भी डिक्रीज हो जाए, हाइट और वेट डिक्रीज हो जाए, इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? IUGR। जिसका हाइट डिक्रीज और वेट डिक्रीज उसको हम बोलते हैं IUGR, इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शंस, इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शंस। इसके अंदर क्या होता है कि जो बेबी की जो ग्रोथ होती है वो ग्रोथ रुक जाती है। और IUGR जो है वो 2 टाइप का होता है, या तो IUGR सिमेट्रिकल हो सकता है या एसिमेट्रिकल हो सकता है। क्या होगा? एक सिमेट्रिकल होगा, एक एसिमेट्रिकल होगा। सिमेट्रिकल जो होता है
सिमेट्रिकल होगा फीटल कोज की वजह से, फीटल कोज, यानी कि इसके अंदर जो कोज होंगे वो कैसे होंगे, फीटस की वजह से या फीटस की प्रॉब्लम की वजह से ये होगा। एसिमेट्रिकल जो होता है वो होते हैं मैटरनल कोज की वजह से, मैटरनल कोज की वजह से। यानी कि अब हम बात करें कि फीटल कोज में क्या हो सकती है, कोई कंजेनाइटल प्रॉब्लम्स हो सकती है। अगर किसी कंजेनाइटल प्रॉब्लम की वजह से क्या हो कि फीटस की जो लेंथ है या वेट है जो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, या उससे एक पर्टिकुलर वेट के बाद और हाइट के बाद ना तो हाइट बढ़ती है ना वेट बढ़ता है। और इसी तरीके से मैटरनल कोज जो होते हैं, मैटरनल कोज में क्या हो सकता है, यूट्रोप्लेसेंटल इंसफिशियंसी हो सकती है। इसकी वजह से क्या होता है, जो बेबी को है वो ब्लड सप्लाई डिक्रीज होगी, बेबी को ब्लड सप्लाई क्या होगी, डिक्रीज होगी। जब बेबी को ब्लड सप्लाई डिक्रीज होगी तो क्या होगा, मैक्सिमम सप्लाई जो होती है वो किसको चली जाती है, ब्रेन को। इसलिए ब्रेन की जो ग्रोथ होती है वो तो रहती है नॉर्मल, लेकिन बाकी बॉडी जो होती है, बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या रहता है, छोटा। तो यानी कि इसमें क्या होगा, हेड नॉर्मल होगा लेकिन बॉडी छोटी हो जाएगी, तो उसको हम बोलते हैं एसिमेट्रिकल। और ये होता है सेकंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में, सेकंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में मैटरनल कोज जो भी होंगे वो सेकंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में होंगे, और ये लीड करेंगे एसिमेट्रिकल को। यानी कि ये किसको लीड करेंगे, एसिमेट्रिकल को। जबकि सिमेट्रिकल जो होता है वो क्या होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर होता है, जब बेबी का डेवलपमेंट हो रहा होता है उसी टाइम क्या होगा, कंजेनाइटल आईयूजीआर डेवलप होता है। इसमें क्या होगा कि जो होल बॉडी है, होल बॉडी अफेक्ट होगी विद ब्रेन, क्योंकि उस वक्त ब्रेन का भी डेवलपमेंट हो रहा होता है, तो उस वजह से होल बॉडी डेवलपमेंट होगी। तो क्या होगा, बेबी का सर भी छोटा होगा और बॉडी भी छोटी होगी, तो उसको हम बोलते हैं सिमेट्रिकल आईयूजीआर। तो पोंड्रल इंडेक्स के बारे में पूछ रहा है कि पोंड्रल इंडेक्स क्या है, तो हम बात करते हैं कि पोंड्रल, इसने पूछा है ओनली फॉर्मूला कि पोंड्रल इंडेक्स क्या है। तो हम पोंड्रल इंडेक्स, तो पोंड्रल इंडेक्स है वेट इन ग्राम, लेंथ इन सेंटीमीटर इंटू 100, लेंथ इन मीटर, वेट इन किलोग्राम इंटू 100, लेंथ इज इक्वल टू वेट, लेंथ इज लेस देन टू वेट। तो इसके अंदर क्या होगा कि जो हमारे ये चारों ही फॉर्मूला है, इनके अंदर ये चारों ही गलत है। इसमें एक होगा कि वेट ग्राम के अंदर और लेंथ सेंटीमीटर, और इसमें लगा लेना क्यूब, तब उसके बाद ये क्या होगा, सही होगा। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, फर्स्ट सही, लेकिन कब, जब वेट इन ग्राम, लेंथ इन सेंटीमीटर, क्यूब इंटू 100, यानी कि वेट इन ग्राम ओवर लेंथ इन सेंटीमीटर क्यूब इंटू में 100। तो ये हमारा फॉर्मूला जो है ये किसका है, पोंड्रल इंडेक्स का। अगर इस पोंड्रल इंडेक्स की वैल्यू, पी की वैल्यू अगर मोर देन 2 हो तो वो कैसा होगा, सिमेट्रिकल आईयूजीआर होगा, सिमेट्रिकल आईयूजीआर। अगर पोंड्रल इंडेक्स की वैल्यू लेस देन 2 हो तो इसको, ये किसको शो करेगा, एसिमेट्रिकल आईयूजीआर को। तो ये क्या था हमारा पोंड्रल इंडेक्स की वेट इन ग्राम, लेंथ इन सेंटीमीटर क्यूब इंटू में 100, और इसका वैल्यू कितना होगा, मोर देन 2 तो सिमेट्रिकल आईयूजीआर, अगर वैल्यू लेस देन 2 देन इज एसिमेट्रिकल आईयूजीआर। तो ये था हमारा पोंड्रल इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, गेस्टेशनल एज कैलकुलेटेड फ्रॉम। गेस्टेशनल एज ये कैलकुलेट की जाती है हमारी जब हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है उसके फर्स्ट डे से, उसके फर्स्ट डे। अगर हम बोले कि अगर किसी फीमेल को 28 डे पे अगर वो अपनी यूपीटी करती है, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करती है, और अगर वो पॉजिटिव होता है 28वें दिन, अगर एक नॉर्मल प्रेग्नेंट फीमेल जिसकी 28 डेज की साइकिल है वो अगर अपना यूपीटी करती है, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करती है, और वो अगर पॉजिटिव आता है तो उसकी गेस्टेशनल कितनी होगी, 4 वीक की, उसकी गेस्टेशनल कितनी होगी, 4 वीक की। और अगर दूसरी जो हमारी होती है गेस्टेशनल, एक गेस्टेशनल एज, एक होती है फीटल एज। फीटल एज काउंट करते हैं हम ओवुलेशन से, या हम बोले फर्टिलाइजेशन से। इसमें क्या होता है ओवुलेशन या फर्टिलाइजेशन में कि जो हमारा यूपीटी अगर 28 डे पे पॉजिटिव है तो उसकी वो कितने वीक की प्रेग्नेंट होगी, 2 वीक की। यानी कि गेस्टेशनल एज तो फर्स्ट डे ऑफ एलएमपी, फर्स्ट डे ऑफ एलएमपी यहाँ से कैलकुलेट करते हैं, और फीटल एज को करते हैं हम फ्रॉम ओवुलेशन, हम ओवुलेशन से काउंट करेंगे। तो हम जीआई को यानी गेस्टेशनल एज को, जीए गेस्टेशनल एज कितनी क्या होगी हमारी ओवुलेटरी एज, या हम बोले फीटल एज प्लस में 2 वीक। अगर इसमें हम 2 वीक जोड़ दें गेस्टेशनल एज ओवुलेटरी एज के अंदर तो उसको हम बोलते हैं गेस्टेशनल एज। तो हमारा गेस्टेशनल एज को हम कब से कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेटेड फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ एलएमपी। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, ऑप्शन सी, फर्स्ट डे ऑफ एलएमपी। ओवुलेशन से ओवुलेटरी एज या फीटल एज, फर्टिलाइजेशन से वो सेम, और लास्ट डे ऑफ एलएमपी से कोई वैल्यू मतलब कैलकुलेट नहीं करते, तो इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पोस्ट नेटल असेसमेंट ऑफ गेस्टेशनल एज इज डन बाय। यानी कि पोस्ट नेटल असेसमेंट का मतलब होता है कि हमारा बेबी बोर्न हो चुका है, बोर्न होने के बाद हम जब उसका असेस करते हैं
तो इसमें दो टाइप का इंडेक्स होता है, एक होता है अपगार स्कोर और एक होता है एक्सपेंडेड न्यू बैलार्ड स्कोर। अपगार स्कोर तो जो होता है वो हम एट बर्थ करते हैं, एट बर्थ भी कब करते हैं, एक करते हैं फर्स्ट मिनट पे और दूसरा करते हैं हम 5th मिनट पे। मोस्ट एक्यूरेट जो होता है वो हमारा 5th मिनट वाला होता है। अगर 5th मिनट पे अगर बेबी को कोई प्रॉब्लम है तो हम फिर इसको एवरी 5th मिनट में हम इसको क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं, रिपीट करते हैं। और कब करते हैं, 3 टाइम्स, 5th मिनट, फिर उसके बाद 5th मिनट में करेंगे, फिर उसके बाद 5th मिनट में उसको रिपीट करते हैं। एक्सपेंडेड न्यू बैलार्ड स्कोर क्या होता है, ये बेबी की जो फिजिकल मैच्योरिटी और न्यूरोमस्कुलर मैच्योरिटी को असेस करने के लिए चेक करते हैं। ये इसके दो क्राइटेरिया हैं, फिजिकल मैच्योरिटी को और न्यूरोमस्कुलर मैच्योरिटी को असेस करते हैं। तो पोस्ट नेटल असेसमेंट ऑफ गेस्टेशनल एज इज डन बाय, एक होता है अपगार स्कोर, एट बर्थ करते हैं, जीसीएस इमरजेंसी के अंदर करते हैं या आईसीयू के अंदर करते हैं, उसका पेशेंट का रेस्पॉन्स चेक करने के लिए और उसके जो ब्रेन डेथ होता है या सीवियरिटी को असेस करने के लिए, ब्रेन डेथ को या सीवियरिटी को असेस करने के लिए। एक्सपेंडेड न्यू बैलार्ड स्कोर करते हैं हम पोस्ट नेटल असेसमेंट ऑफ गेस्टेशनल एज, इसके लिए हम करेंगे एक्सपेंडेड न्यू बैलार्ड स्कोर। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। एक होता है जीसीएसपी, ये जो ग्लासगो कोमा स्केल है इसको मॉडिफाइड किया गया जिसको बोलते हैं मॉडिफाइड ग्लासगो कोमा स्केल। इसका पूरा नाम है जीसीएस ग्लासगो कोमा स्केल माइनस प्यूपिलरी रेस्पॉन्स। इसमें प्यूपिल के रेस्पॉन्स के हिसाब से इसमें वैल्यू होती है 0, 1, 2। अगर इसके अंदर क्या करेंगे, अगर वो प्यूपिल रिएक्टेड है तो हम उसको आंसर देंगे 0, मतलब -0 करेंगे। अगर 1 प्यूपिल रिएक्टेड 1 अनरिएक्टेड है तो -1 और अगर बोथ अनरिएक्टेड तो -2। तो ये हम इसको बोलते हैं मॉडिफाइड ग्लासगो कोमा स्केल या जीसीएस माइनस प्यूपिलरी रेस्पॉन्स स्कोर। तो ये तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है एक्सपेंडेड न्यू बैलार्ड स्कोर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्राइटेरिया ऑफ एक्सपेंडेड न्यू बैलार्ड स्कोर, यानी ईएनबीएस का जो हमारा क्राइटेरिया है वो भी हमने बात की। इसके दो क्राइटेरिया है ईएनबीएस का, एक फिजिकल मैच्योरिटी, एक न्यूरोमस्कुलर मैच्योरिटी। और इसका क्या होगा, फिजिकल मैच्योरिटी और न्यूरोमस्कुलर, तो इसका ऑप्शन सही होगा बोथ ए एंड बी। तो इसका राइट आंसर बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है रेंज ऑफ गेस्टेशनल एज इन ईएनबीएस, यानी ईएनबीएस की रेंज कितनी होती है। इसमें क्या होता है, एक तरफ हमारा एज होती है, दूसरी तरफ हमारा स्कोर होता है। इसमें क्या होता है, ये 20 वीक से और 44 वीक तक होता है। और इसमें स्कोर कितना होता है, -10 to 50, यानी कि 20 वीक पे अगर है तो -10 से लेके और 50 तक इसका क्या होता है, स्कोर होता है। और इसी के स्कोर के बेसिस पे हम क्या करते हैं, उसके एज को असेस करते हैं। तो हमारा क्या है, रेंज ऑफ गेस्टेशनल एज 29 to 40 वीक नहीं, 25 to 42 वीक ऐसा भी नहीं है, 20 वीक to 44 वीक ये हमारा क्या है, राइट आंसर है। 30 वीक to 37 वीक ये भी नहीं होगा। तो इसका जो रेंज कितनी होगी, 20 वीक to 44 वीक, और स्कोर कितना होगा, -10 to पॉजिटिव या +50, ये इसका स्कोर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंपोनेंट इज नॉट प्रेजेंट इन न्यूरोमस्कुलर मैच्योरिटी। अभी हमने बात की थी ईएनबीएस की, एक्सपेंडेड न्यू बैलार्ड स्कोर की, उसके अंदर दो कंपोनेंट थे, फिजिकल मैच्योरिटी, एक न्यूरोमस्कुलर मैच्योरिटी। तो उसमें उस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कंपोनेंट इज नॉट प्रेजेंट इन न्यूरोमस्कुलर मैच्योरिटी, यानी कि न्यूरोमस्कुलर मैच्योरिटी के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट नहीं होंगे। इसका क्वेश्चन में पूछा कि कौन कौन से हैं और हमें फाइंड आउट करना जो नहीं है, यानी एक को छोड़ के कितने सारे किसके अंदर आएंगे, न्यूरोमस्कुलर मैच्योरिटी के अंदर। तो कौन सा है जो इसके अंदर नहीं आता न्यूरोमस्कुलर मैच्योरिटी के अंदर, पोस्चर इसके अंदर आता है, स्क्वायर विंडो, ये जो हमारा स्क्वायर विंडो मतलब रिस्ट जो एंगल होता है उसको हम स्क्वायर विंडो बोलते हैं, और ये किसके अंदर आता है, हमारा न्यूरोमस्कुलर मैच्योरिटी के अंदर। आर्म रिकॉइल ये भी उसके अंदर आएगा, पोप्लिशियल एंगल ये भी उसके अंदर इंक्लूड होता है, स्कार्फ साइन ये भी आता है, और हील टू ईयर जो हमारा हील टू ईयर जो मूवमेंट होता है वो भी किसके अंदर आता है, हमारा न्यूरोमस्कुलर मैच्योरिटी के अंदर। तो हमारा आंसर होगा लेनुगो किसके अंदर आता है, हमारे फिजिकल मैच्योरिटी के अंदर, फिजिकल मैच्योरिटी के अंदर। एक्सेप्ट इसके अलावा ये बाकी जितने भी हैं वो सारे किसके अंदर आएंगे, हमारे न्यूरोमस्कुलर मैच्योरिटी के अंदर। ये जो 6 कंपोनेंट्स हैं ये किसके हैं, हमारे न्यूरोमस्कुलर मैच्योरिटी के, यानी कि इन 6 के अलावा जो 7वां हमारा लेनुगो है ये किसके अंदर आता है, हमारा फिजिकल मैच्योरिटी के अंदर। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, ऑल कंपोनेंट प्रेजेंट इन फिजिकल मैच्योरिटी एक्सेप्ट, यानी कि एक को छोड़ के
सारे किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? फिजिकल मैच्योरिटी के अंदर। तो हमारा उसमें क्या था? स्किन फिजिकल मैच्योरिटी में आता है, लेनुगो भी स्किन फिजिकल मैच्योरिटी में, प्लांटर सरफेस, ब्रेस्ट, आई, ईयर और जेनाइटल्स, ये हमारे किसके अंदर आते हैं? सारे फिजिकल मैच्योरिटी के अंदर, फिजिकल मैच्योरिटी के अंदर। अभी हमने जस्ट लास्ट बात की थी कि स्कार्फ साइन जो होता है, स्कार्फ साइन, ये किसके अंदर आता है? न्यूरोमस्कुलर मैच्योरिटी के अंदर। किसके अंदर आएगा? हमारा न्यूरोमस्कुलर मैच्योरिटी के अंदर। तो इसमें क्या होगा हमारा राइट आंसर? स्कार्फ साइन, यानी ऑप्शन नंबर 7। ये किसका राइट आंसर है? कि ये किसका एग्जांपल है? हमारा न्यूरोमस्कुलर का। और पूछा क्या है? फिजिकल मैच्योरिटी का, कि जो फिजिकल मैच्योरिटी के अंदर इंक्लूड नहीं होता, एक्सेप्ट पूछा था, एक्सेप्ट वाला। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच कंपोनेंट हैव स्कोर 5, यानी हमारा कौन सा कंपोनेंट है जो 5 स्कोर रखता है? एक कंपोनेंट हमारा इंक्लूड होता है फिजिकल मैच्योरिटी से, और दूसरा जो हमारा है, एक कंपोनेंट किससे आएगा? हमारा न्यूरोमस्कुलर से। एक कंपोनेंट हमारा न्यूरोमस्कुलर से आएगा। तो जो हमारा फिजिकल मैच्योरिटी से है वो उसका उसमें क्या आएगा? स्किन। स्किन को हम कितना स्कोर देते हैं? 5। और न्यूरोमस्कुलर जो होता है उसमें हमारा होता है पोप्लिशियल एंगल, यानी कि हमारा स्कोर 1, 2, 3, 4, बाकी सारे कंपोनेंट 4 तक होते हैं, लेकिन जो 5 वाला होता है उसमें 2 आते हैं। एक होता है स्किन जो कि फिजिकल मैच्योरिटी से, और एक होता है हमारा पोप्लिशियल एंगल, और ये हमारा होता है न्यूरोमस्कुलर से। तो जिनको हम 5 क्या देते हैं? स्कोर देते हैं। बाकी सारे कितने? मैक्सिमम 4 स्कोर तक होते हैं। तो इसमें क्या है? पोप्लिशियल एंगल इसको भी देंगे, स्किन इसको भी देंगे, और स्कार्फ साइन नहीं, स्कार्फ साइन को नहीं देते, तो स्कार्फ साइन नहीं होगा। और बोथ 1 and 2 बोथ, तो इसके अंदर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर 4, 1 and 2 बोथ। तो इसमें हमारा पोप्लिशियल एंगल और स्किन जो होता है, इनको हम कितना देते हैं? मैक्सिमम स्कोर इनका 5 होता है।